Every crime leaves a story. We go beyond the evidence to uncover the truth. Welcome to Beyond the Crime. नमस्कार, मैं अभय आपका स्वागत करता हूँ बियॉन्ड द क्राइम में। अब तक आपने देखा कि कैसे दो रहस्यमयी हमलावरों ने कैलिफोर्निया पुलिस को यह विश्वास दिला दिया कि दोनों अपराधों के पीछे एक ही हत्यारा था, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा हत्यारा जो केवल लोगों की जान नहीं लेता था, बल्कि पूरे समाज के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा था। वह पुलिस को खुलेआम चुनौती देने लगा, अखबारों को धमकियां देने लगा और रहस्यमयी कूट संदेश कोडवर्ड में जरिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का अगला और सबसे रहस्यमय अध्याय। अब पुलिस को यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि ब्लू रॉक स्प्रिंग पर हुआ हमला और 7 महीने पहले लेक हरमन रोड पर हुई दोहरी हत्या संभवतः एक ही व्यक्ति ने की थी। यही वो क्षण था जब कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे रहस्यमय सीरियल किलर अपनी मौजूदगी का पहला खुला संदेश पुलिस को दे चुका था। हालांकि उसने अभी तक अपने लिए कोई नाम नहीं चुना था। कुछ ही हफ्तों बाद पूरी दुनिया उसे एक नए नाम से जानने वाली थी, ज़ोडियाक। ब्लू रॉक स्प्रिंग हमले के 27 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास कई सवाल थे, लेकिन हत्यारा अब भी आजाद घूम रहा था। फिर 31 जुलाई 1969 की सुबह कैलिफोर्निया के 3 बड़े अखबारों के दफ्तरों में लगभग एक जैसे लिफाफे पहुंचे। वे अखबार थे अवेलेहो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। हर लिफाफे में एक हस्तलिखित पत्र था और उसके साथ एक रहस्यमयी कोड संदेश 408 साइफर, जिसे आज 408 साइफर के नाम से जाना जाता है। तीनों अखबारों को साइफर का केवल एक हिस्सा भेजा गया था। हत्यारे ने अपने पत्र में दावा किया कि वही लेक हरमन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग का हत्यारा है। उसने दोनों घटनाओं के ऐसे विवरण लिखे जो उस समय आम जनता को पता नहीं थे। इससे पुलिस को विश्वास होने लगा कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति वास्तव में वही हत्यारा हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसकी धमकी थी। उसने लिखा, अगर इन पत्रों और साइफर को अगले दिन के अखबार के पहले पन्ने पर प्रकाशित नहीं किया गया तो वो इस वीक में कई लोगों की हत्या करेगा। अब पुलिस और अखबारों के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या एक अज्ञात हत्यारे की धमकी मान ली जाए या उसे नजरअंदाज किया जाए? लेकिन आखिरकार जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों अखबारों ने पत्र और साइफर प्रकाशित कर दिए। लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार था। 408 साइफर को कोई पढ़ नहीं पा रहा था। सैकड़ों लोगों ने उसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। फिर कुछ ही दिनों बाद एक साधारण स्कूल शिक्षक डोनाल्ड हार्डन और उसकी पत्नी बेटी हार्डन ने अपने घर में बैठकर इस रहस्य को सुलझा दिया। साइफर का संदेश पढ़ने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। उसमें लिखा था कि उसे लोगों की हत्या करना पसंद है, क्योंकि इससे उसे रोमांच मिलता है और मरने के बाद उसके शिकार उसके गुलाम हो जाएंगे। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य बनी रही, उसने अपना असली नाम नहीं बताया। साइफर के अंत में केवल 18 अनसुलझे अक्षर थे, जिनका अर्थ आज तक निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उसने एक और पत्र भेजा और पहली बार अपने लिए एक नाम चुना, ज़ोडियाक। जी हाँ, 31 जुलाई को भेजे गए पत्रों ने पूरे कैलिफोर्निया में सनसनी फैला दी। पुलिस, मीडिया और आम लोग सभी उस रहस्यमयी हत्यारे की तलाश में थे। लेकिन हत्यारा केवल लोगों को मारना नहीं चाहता था,
उसे लोगों का ध्यान भी चाहिए था। 7 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के दफ्तर में एक और पत्र पहुंचा। इस बार पत्र की शुरुआत एक ऐसे पंक्ति से हुई जो इतिहास का हिस्सा बन गई। क्या लिखा था? डियर एडिटर, दिस इज द ज़ोडियाक स्पीकिंग। यह पहली बार था जब उस अज्ञात हत्यारे ने खुद को ज़ोडियाक कहा। पत्र में उसने लिखा कि पुलिस उसकी पहचान को लेकर गलत दिशा में जांच कर रही है। उसने यह भी दावा किया कि 408 साइफर में उसका नाम नहीं था और जिसने भी ऐसा सोचा वह गलत था। इसके बाद उसने एक ऐसी बात लिखी जिसे जांचकर्ताओं को और उलझा दिया। उसने लिखा कि पुलिस अगर उस रात उसे रोक भी लेती तो भी उसे पकड़ नहीं पाती। उसका दावा था कि वह अपने असली रूप में नहीं दिखता, बल्कि अपराध करते समय अपनी पहचान बदल देता है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह ऐसा कैसे करता है। पुलिस को इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इस पत्र की लिखावट, भाषा, शैली पहले भेजे गए पत्रों से मेल खाती थी। जांचकर्ताओं ने इसे उसी हत्यारे का पत्र माना। अब कैलिफोर्निया के लोगों के सामने एक रहस्यमय हत्यारे का एक नाम था, ज़ोडियाक। लेकिन पुलिस के पास अब भी उसका चेहरा नहीं था, न कोई पहचान और ना ही कोई ऐसा सुराग जो उसे गिरफ्तार करा सके। इस बीच ज़ोडियाक अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा था। करीब 1.5 महीने बाद 27 दिसंबर 1969 कैलिफोर्निया के लेक बेरिसा में वह पहली बार दिन के उजाले में हमला करने वाला था और इस बार उसका तरीका पहले से बिल्कुल अलग। 27 दिसंबर 1969 शनिवार का दिन था। कैलिफोर्निया की दोपहर बिल्कुल शांत थी। ब्रायन हार्टनेल और उसकी मित्र सिसिलिया शेफर्ड लेक बेरिसा के किनारे आराम कर रहे थे। समय था लगभग शाम 6:30। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। उसने काले रंग का एक अजीब सा हुड पहन रखा था जो उसके पूरे सिर और चेहरे को ढक रखा था। आंखों के सामने केवल 2 छोटे छेद थे। उसके सीने पर सफेद रंग का एक बड़ा क्रॉस इन सर्कल चिन्ह बना हुआ था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह दोनों के बिल्कुल पास आकर रुका और शांत आवाज में बोला कि वह जेल से भागा हुआ कैदी है। उसने दावा किया कि उसे मैक्सिको भागने के लिए उसकी कार और पैसे चाहिए। इसके बाद उसने ब्रायन हार्टनेल से कहा कि वे सिसिलिया शेफर्ड के हाथ बांधे। कुछ ही क्षण बाद उस व्यक्ति ने दोनों की रस्सियां स्वयं भी कसकर बांधी ताकि वे भाग ना सके। अब दोनों पूरी तरह उसके रहम पर थे। लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति ने अपने पिस्तौल, जो उसका पिस्तौल था, वो एक तरफ रखी और एक लंबा चाकू निकाला और बिना किसी चेतावनी के उसने ब्रायन हार्टली पर कई बार चाकू से हमला किया। फिर उसने सिसिलिया शेफर्ड पर भी लगातार वार किए। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। हमलावर ने बार बार दोनों को ऐसे मारा जैसे कि हमलावर वहां से जाने से पहले उनके कार के पास गया और काले फेल्ट पेन से उसने कार के दरवाजे पर एक संदेश लिखा। उसने पहले के दोनों हमलों की तारीख और उस दिन की तारीख भी लिखी, साथ ही एक क्रॉस इन सर्कल का चिन्ह भी बनाया। यही वह पहला भौतिक सबूत था जिसने पुलिस को लगभग निश्चित कर दिया कि लेक हरमन रोड, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स और लेक बेरिसा तीनों हमलों के पीछे एक ही हत्यारा था। हमलावर वहां से चला गया। कुछ समय बाद ब्रायन हार्टली ने किसी तरह
मदद के लिए आवाज लगाई और कुछ लोगों ने वहां आकर पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया। ब्रायन हार्टनेल जीवित बच गए और उन्होंने पुलिस को हमलावर का विस्तृत विवरण दिया, लेकिन सिसिलिया शेपर्ड की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 2 दिन बाद 29 दिसंबर 1969 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अब ज़ोडियाक ने एक बार और किसी की हत्या की थी। 11 अक्टूबर 1969 शनिवार की रात, समय था लगभग 9:55। पॉल स्टाइन 29 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी चला रहे थे। एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी टैक्सी में सवार हुए, हाथ दिखाया और टैक्सी में बैठ गए। उसने यूनियन स्क्वायर क्षेत्र में टैक्सी ली और प्रेसिडियो हाइट्स जाने को कहा टैक्सी वाले को। कुछ मिनट बाद टैक्सी वॉशिंगटन स्ट्रीट और चेरी स्ट्रीट के चौराहे पर रुकी। जैसे ही टैक्सी रुकी, यात्री ने अचानक 9mm पिस्तौल निकाली और पॉल स्टाइन के सिर में एक गोली मार दी। गोली लगते ही उनकी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस बार हमलावर तुरंत भागा नहीं। वह कुछ क्षण तक टैक्सी के अंदर ही रहा। उसने पॉल स्टाइन के जेब से उनकी चाबियां और बटुआ लिया। फिर उसने उस ड्राइवर के खून से सनी शर्ट का एक बड़ा टुकड़ा काटकर अपने साथ रख लिया। और वो यही सबूत था जिसका इस्तेमाल वह बाद में पुलिस और अखबारों को चुनौती देने के लिए करने वाला था। छोलेकिन उसी समय जहां पर यह हादसा हुआ, सड़क के दूसरी ओर एक घर की दूसरी मंजिल पे छोटे छोटे बच्चे पूरी घटना देख रहे थे। वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस आने के बाद उन्होंने हमलावर का विवरण दिया। लेकिन यही एक गंभीर गलती हो गई। पुलिस रेडियो पर संदिग्ध का विवरण प्रसारित करते समय गलती से बताया गया कि संदिग्ध एक अश्वेत ब्लैक पुरुष है, उसका कलर ब्लैक है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने एक श्वेत व्हाइट पुरुष का विवरण दिया था। इसी गलत जानकारी के कारण पासी जो पेट्रोलिंग पर पुलिस के अधिकारी थे, उनका ध्यान असली संदिग्ध की ओर नहीं गया। बाद में एक अधिकारी डोनाल्ड फॉक ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद एक ऐसे व्यक्ति को सड़क पर चलते देखा था जिसका हुलिया बाद में ज़ोडियाक के विवरण से मेल खाता था। लेकिन उस समय रेडियो पर मिली गलत जानकारी के कारण उसे रोका नहीं गया। हमलावर आराम से अंधेरे में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद एक और पत्र अखबार के दफ्तर पहुंचा। उस लिफाफे में पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा रखा था। वही टुकड़ा। अब पुलिस को कोई संदेह नहीं रहा कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति वास्तव में वही हत्यारा था। और इसके कारण ज़ोडियाक ने साबित कर दिया कि वह केवल हत्या ही नहीं करता, बल्कि पुलिस और पूरे देश को खुले आम चुनौती भी देता है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। अब यहां ज़ोडियाक रुका नहीं। अब आगे उसने क्या क्या किया, ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद आपका।